हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज आपका नया वीडियो है टॉप 30 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के। पीछे भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड करे थे, आई होप आपने देखा होगा और आपने जरूर एंजॉय किया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, ठीक है, डिजायर्ड जीन भी कहते हैं। इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं? तो टेम्पलेट के साथ इंटीग्रेट करते हैं? जी नहीं, टेम्पलेट के साथ नहीं करते। कैरियर के साथ हो सकता है, ट्रांसफार्मर नो, वेक्टर यस। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद फिर होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने एक वेक्टर का नाम सुना होगा PBR322, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। सवाल में हमेशा आंसर छुपा होता है, याद रखना है। तो स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, कह रहे हैं कि डीएनए की पर्टिकुलर जगह पे जो कटिंग पॉसिबल हुई है वो किसकी डिस्कवरी के बाद हो पाई है? तो सेलेक्टिव मार्कर जी नहीं, लाइगेज नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड प्रोब्स। आंसर यहां पे होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए के लिए जो कटिंग पॉसिबल है स्पेसिफिक लोकेशन में बिटवीन द डीएनए मॉलिक्यूल, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। आंसर इज थर्ड, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। कह रहे इसमें क्या गलत है? तो पहला ऑप्शन, सोमैटिक फ्यूजन ऑफ टू हाइब्रिडाइजेशन डाइवर्स सेल। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो ठीक लग रहा है। वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। देखिए, जो वेक्टर डीएनए आपका है वो टीआरएनए सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, आप इसमें डीएनए बनाने की ही बात करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर, ये बिल्कुल बायोटेक में ही, आप तो नया ऐड हुआ है जो सिलेबस, वो बायोटेक में ही ऐड है। कैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस इन टिश्यू कल्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो वेक्टर डीएनए का इस्तेमाल टीआरएनए सिंथेसिस के लिए नहीं किया जाता, तो ये आपकी रॉन्ग मैचिंग है। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following technique made it is possible to genetic engineer living organism? कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसने जीएमओज बनाने के लिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करी गई? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्सरे डिफ्रैक्शन जी नहीं, हैवियर आइसोटोप हाइब्रिडाइजेशन जी नहीं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और जिसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और जिसे हम जीएमओज बोलते हैं, ठीक है। आंसर इज फर्स्ट। ये सब नीट के अब तक के आए हुए सवाल हैं, इसलिए इसके आसपास का भी क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें से सही नहीं है? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अकॉर्डिंग, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये पॉइंट भी एग्जाम में अलग से पूछ सकते हैं कि इल्यूशन क्या है। तो जब हम जेल से डीएनए को सेपरेट करते हैं तो इल्यूशन टेक्निक से ही करते हैं। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से ही स्टेन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ऐसा कोई पॉइंट हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं पढ़ा है। ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की बात थी, ये सेलेक्टिव मार्कर के लिए हमने इस्तेमाल किया था बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के लिए, तो ये फिलहाल ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए। ये सवाल भी आ सकता है कि इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने पे कैसा कलर मिलता है? तो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। तो ये भी तीन सवाल अपने आप में है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में। किस कलर का दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। और तीसरा जो सवाल आपका बन के निकल के आ रहा है कि कौन सी लाइट इस्तेमाल करेंगे? तो यूवी लाइट इस्तेमाल करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है कि जो जिस टेक्निक से अलग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इल्यूशन बोलते हैं। आंसर क्या मिला? ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1, restriction endonuclease recognizes specific sequence to cut DNA known as a palindromic nucleotide sequence.
ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो आपका होता है ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में जिसपे दोनों तरफ से सिमिलर होता है न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लिखा हुआ है GAATTC और यहाँ लिखा है 3 डैश, यहाँ 5 डैश लिखा है, पलट के लिख दीजिएगा GAATTC और ये हो जाएगा आपका 5 डैश एंड 3 डैश, ये सिमिलर होता है। और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में मान लीजिए कोई नाम आपको बता दे इक्वार1 तो वो कट करेगा G और A के बीच में इधर भी और G और A के बीच में तो इधर भी, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। तो सर ये सेंटेंस आपका सही है। स्टेटमेंट 2, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोनिक साइट्स। ये थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा हट के कट करता है, जिससे कि उसकी वजह क्या है कि क्यों ऐसा कट करता है, जिससे कि स्टिकी एंड मिल जाए तो वो हमारे काम का होगा, और अगर सेंटर में कट करेगा तो वो हमारे काम का नहीं होगा, वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस भी सही है और दूसरा सेंटेंस भी सही है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यस, आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। कहने जो वेक्टर है उसमें डिजायरेबल फीचर्स कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर आप ले लीजिए, मान लीजिए एक नाम में लिख दे रहा हूं PBR322, बार बार एक नाम लिख रहे हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे आप ओरी साइट कहते हैं, ओरी साइट होना बहुत जरूरी है, जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होता है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, मार्कर जीन मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप मार्कर जीन को क्या समझेंगे, सेलेक्टिव मार्कर। तो जहां लिखा है मार्कर जीन, ये अच्छा पॉइंट है, सेलेक्टिव मार्कर, सेलेक्टिव मार्कर यानी सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, अगर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट हो तो ये अच्छी बात है, उसमें प्रोसीजर कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। आपसे नॉट पूछ रहा है। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, होते हैं, बट क्या ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 2 से ज्यादा साइट्स ना हो तो अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगी और प्रोसेस आसानी से हो पाएगा। तो डी, यहाँ पे पढ़ने के बाद कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल जो पूछा है उसका आंसर डी ही होगा। और 1 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट ना हो तो अच्छा है, लेकिन PBR322 में होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें नहीं होता, ना हो तो अच्छा है। लिखा भी है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा प्रोसेस को, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, DNA strand on a gel stained with ethidium bromide when views under UV light किस कलर का देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पीछे क्वेश्चंस में, ब्राइट ब्लू बैंड नहीं, येलो बैंड नहीं, ब्राइट ऑरेंज बैंड, ये बिल्कुल सही है, आंसर सी। अभी हमने डिस्कस भी किया था। लाइट कौन से इस्तेमाल करेंगे, तो यूवी लाइट इस्तेमाल करेंगे सर। ठीक है। किससे स्टेन करेंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, पीछे अभी बात हुई थी, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और दिखेगा कैसा, तो ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, a specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at a specific position within a DNA। आपको आंसर समझ में आ गया होगा बिना पढ़े ही। पॉलीएडेनाइलेट टेल जी नहीं, ऐसा स्प्लाइसिंग में होता है। डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं सर, वो अलग का पार्ट है। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मैं एक बार लिख भी दूंगा, GAATTC, ये याद रखिएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। और इसी को हम लोग GAATTC, ये 3 डैश हो जाएगा, ये 5 डैश हो जाएगा। जब मलयालम भी लिख सकते हैं, वो भी सिमिलर हो, तो फिलहाल ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1, हमने तीसरी बार लिख दिया है, 3 बार अब तक बात हो चुकी है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, GAATTC जिसमें लिखा हो, तो एक ऑप्शन ये, GAA नहीं, ये गलत है, इसमें भी ये भी गलत है, नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, GAATTC। कई बार हमने बात करी, EcoR1 के लिए याद रखिएगा। यहाँ पे EcoR1 में एक चीज और पूछी जाती है कि ई किससे आया है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है नेमिंग में, तो ये जो पहला लेटर होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, पहला लेटर जीनस रिप्रेजेंट करता है। लास्ट के 2 लेटर, सॉरी बाद के 2 लेटर जो हैं ये स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो आपका दिया हुआ है ये स्टेन को रिप्रेजेंट करता है,
और जो फर्स्ट दिया हुआ है ये आइसोलेशन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर पूछे कि ई क्या है तो एस्चेरिचिया है, CO4 क्या है, कोलाई है, और फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका है आइसोलेशन सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। करें वो जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है वो क्या है। देखिए सवाल है कि कॉपी नंबर को कंट्रोल, एनसीईआरटी मेंशन्ड है कि जो ओरिसाइट है, ओरिसाइट, ओरिसाइट का काम ना कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके साथ साथ वो कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सेलेक्टिव मार्कर जी नहीं, आंसर सीधे मार्क कर लीजिएगा ओरिसाइट। ओरिसाइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ हाई कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है या कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। देखिए सवाल बार बार पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने 2 बार लिखा था। एस्टोकार्मीन जी नहीं, इथिलियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन बिल्कुल सही है, और बाकी दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे आंसर बी। बहुत बार पूछा गया तो प्लीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनके बारे में है। तो अब तक आप जानते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, ये जेनेटिक सीक्वेंस में स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है और स्टिकी एंड जनरली प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बायोटेक में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाए। तो यस, एंजाइम रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक पैलेंडोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये ठीक है। एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड पोजीशन विद द डीएनए, ये भी ठीक है। एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड, वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। कह रहे सिर्फ वन ऑफ द टू स्ट्रैंड को कट करता है, यानी 2 में से किसी एक को कट करता है। आपको मैंने अभी करके दिखाया था कि दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहे हैं। GATTC में GA पे ऊपर भी कट कर रहा है और नीचे भी कट कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। द एंजाइम कट्स डीएनए कट्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है ना कि एक को कट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए सेलेक्टिव मार्कर इज यूज्ड टू। सेलेक्टिव मार्कर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो देखिए सेलेक्टिव मार्कर का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट समझते होंगे। तो हेल्प इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, या ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें चेंजेस हो गए हैं। इसके अलग अलग कई केसेस हैं, बट फिलहाल यहाँ पे इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन और देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट इन द एलियन ऑर्गेनिज्म, जी नहीं। सेलेक्ट ए सुटेबल वेक्टर, नो। मेक ए जीन ऑन क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन, नो। आंसर इज फर्स्ट। फिर से बोल दे रहा हूं, सेलेक्टिव मार्कर का इस्तेमाल नॉन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट पर्टेनिंग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना। देखिए जब भी सवाल करें तो इनकरेक्ट करेक्ट को मार्क जरूर कर लें, जिससे कि आपके सवाल के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड सो इट लोडेड जेल टुवर्ड्स द एनोड। करें डीएनए नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इसको लोड करते हैं एनोड की तरफ, जी नहीं, एनोड की तरफ लोड नहीं करते हैं, क्योंकि एनोड का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसको पॉजिटिव की तरफ जाना है तो इसको जो लोड करते हैं वो कैथोड की तरफ लोड करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। वो अलग बात है कि नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल whose concentration does not affect the movement of DNA। देखिए सर, अगर कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेगा तो कंसंट्रेशन डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। कह रहे स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना बड़ा डीएनए होगा जितना कम दूर तक जाएगा, आप डायग्राम देख लेना, और जितना छोटा होगा उतना दूर तक जाएगा, तो ये आपका ठीक है। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन, जी नहीं, हम इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक हम इसे स्टेन ना करें। स्टेनिंग के बिना आप इसे देख नहीं सकते। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऐसा कोई ऑप्शन है? फर्स्ट ये भी गलत, सेकंड भी ठीक है, सिर्फ थर्ड सही है। तो फर्स्ट थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये इनकरेक्ट है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, उड़ीसा नीट 2019 का सवाल है, आई थिंक काफी अच्छा सवाल है।
आपने देखा कि बिल्कुल नए पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, तो ऐसे ही सवाल आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragments in human lymphocytes? देखिए कह रहे ह्यूमन में, और ह्यूमन में कहा, ह्यूमन में लिम्फोसाइट्स में, ह्यूमन के WBC में कह लीजिए, जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सर PBR322 का नहीं करेंगे, लैम्डा फेस का नहीं करेंगे, TI प्लाज्मिड का नहीं करेंगे, रेट्रोवायरस का करेंगे। ठीक है, अगर यहां से आपसे पूछता प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आंसर यहां बदल जाता और आंसर हो जाता TI प्लाज्मिड। बाकी दोनों तो आसान है, लेकिन ये दो अच्छे हैं। रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कहां करते हैं? एनिमल के लिए। और TI प्लाज्मिड का कहां करते हैं? डाइकॉट्स प्लांट जनरली, या फिर आप प्लांट्स कह लीजिए। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टनिंग ब्रेथ। सर ये सवाल पीछे हो चुका है। एस्टोकार्बिन नो, एनिलीन ब्लू नो, इथिडियम ब्रोमाइड। सर ये बार बार सवाल रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, DNA फ्रेगमेंट्स आर, पीछे बात हुई है, DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं, आइदर पॉजिटिव नो, नो। सर सिंपल बात है, DNA फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज होता है, और ये मूव किधर करेगा? तो सर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है? एनोड है, ये भी आपको याद रखना है। पीछे बात हुई थी, लोड किस तरफ होगा याद रखिएगा, लोड किधर होगा? तो लोड कैथोड की तरफ होगा, और जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि DNA नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। आसान सवाल और अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 19, ए जीन व्हिच एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। अभी याद करिएगा, मैंने जब पीछे आपको भी सवाल पूछा था कि सेलेक्टिव मार्कर का काम क्या है, तो मैंने कहा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है। अब पूछ रहे हैं एक जीन है जो एक्सप्रेशन करके मदद कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अलग करने के लिए, तो क्या वेक्टर कर पाएगा ऐसा? जी नहीं, जीन पूछ रहा है ना, प्लाज्मिड स्ट्रक्चरल जीन नहीं, सेलेक्टिव मार्कर जीन। सेलेक्टिव मार्कर जीन ये मदद करता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में। तो PY को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको टॉपिक की समझ हो जाती है, किस लेवल तक नीट एग्जाम में पूछा जाता है इसकी समझ हो जाती है। तो PY को जब भी करें तो उसको शांत मन से करें, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए पूरी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर DNA फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस? नीट 2017 का सवाल, फिर से वही सवाल, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। अब तक तो कई बार डिस्कस हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, बेकार की बात है। लार्जर फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव, जी नहीं। सीधा सवाल याद रखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना छोटा DNA होगा उतनी दूर तक मूव करेगा। तो सर आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ब्लंट एंड, डिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूं। एक आपका है इको R2, एक आपका है इको R5, एक आपका है ISMA1, और एक आपका है हाइंड सेकेंड। नोट कर लीजिएगा, ये चार हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये चारों ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस ब्लंट एंड जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से कट कर देता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन इसमें से कोई एक देख लीजिएगा, तो यस इको R5 ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। बाकी इतने नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए। हाइंड सेकेंड आपका काफी अच्छा है, ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया है, और इसमें 6 बेस पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, काफी अच्छा सवाल है ये भी। Question number 22. The introduction of tDNA into plant involves exposing the plant to cold for the brief period, allowing the plant root to stand in water, infection of plant by Agrobacterium tumefaciens। यही आपका आंसर होगा। TI प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, TI DNA की बात कर रहे हैं, तो Agrobacterium tumefaciens अभी हमने डिस्कस किया था, और एनिमल के लिए आएगा तो रेट्रोवायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्ड व्हाइट। ये सेलेक्टिव मार्कर का सवाल है।
इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ऑफ द कॉज। देखिए फिर से सवाल पढ़िएगा, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये व्हाइट कॉलोनी देगा। क्यों देगा? आपने पढ़ा होगा क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। जो जीन ब्लू कॉलोनी देता था कल तक, उसके जीन को कट करके अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया गया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। मैंने आपको आंसर भी बता दिया कहीं ना कहीं। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ये ब्लू कॉलोनी देते हैं क्योंकि इनके पास ब्लू कॉलोनी कॉज करने वाला जीन है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड साइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नहीं। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसीलिए ये ब्लू देता है। और व्हाइट इसलिए मिलता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला एंजाइम नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल आपका ये, और अच्छा क्वेश्चन पे ज्यादा समय देना चाहिए, इसको अच्छे समझना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड, आई होप अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे बड़े जो भी या बीच वाले जो फ्रेगमेंट्स, उनको कैसे अलग करते हैं? तो सर यस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नहीं सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कई सवाल डिस्कस कर चुके हैं, अब और कोई चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल आंसर, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं और एगारोजेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि सी वीट से ऑब्टेन होता है। और सबसे खास बात, नेगेटिवली चार्ज डीएनए साइज के अकॉर्डिंग जितना छोटा होगा उतनी दूर तक मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एसोसिएशन एंड रीजन, इसके बारे में पढ़ना है। तो एसोसिएशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है डीएनए जो डिजायर्ड जीन आपका है उसकी संख्या को बढ़ाना, और ये हम डीएनए पीसीआर से कर लेते हैं, ठीक है। इवन मैं आपको इतना बता दूं कि पीसीआर से आपके पास एक डाटा याद होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि अगर 30 बार पीसीआर करा लें, 30 साइकिल, तो 1 बिलियन कॉपी मिल जाएंगी। अब कोई कहे सर 10 बार ही मिलेगा, तो कैसे निकालोगे आप? तो 2 की पावर n कर दीजिएगा और यहां पे 2 की पावर 10 कर देंगे, तो 10 साइकिल का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कई कॉपीज बनाना, ढेर सारे कॉपी बनाना, पीसीआर का काम है, ठीक है। यानी सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टिव मार्कर। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसका इस्तेमाल सेलेक्टिव मार्कर के रूप में करते हैं टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जी नहीं, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल सही, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is correct sequence in a PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो सीक्वेंस आती है पीसीआर में, ये सबसे पहले डीनेचुरेशन, दोनों स्टैंड अलग होंगे, उसके बाद एनिलिंग जिसमें प्राइमर आके जुड़ेगा, और उसके बाद एक्सटेंशन। ये आपकी सीक्वेंस है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो एनिलिंग, डीनेचुरेशन, जी नहीं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पीसीआर के बारे में खास बात कैरेमुलिस साहब ने दिया था, एपेंड्रॉफ ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, हाई कॉपी मतलब ढेर सारी संख्या बढ़ानी होती है, और 30 साइकिल होगा तो 1 बिलियन, 2 की पावर n कर लेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स आपको मिल जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन, जो प्रोटीन बना है डिजायर्ड जीन को वेक्टर की मदद से होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद जो रिजल्ट मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो बना है, उसको मार्केट में ले जाने के पहले उसको सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, अगर ड्रग्स हैं तो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, और जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, याद रखिएगा। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे एक सवाल और याद रखिएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है
ये वैरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वैरी करती है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड। देखिए, जब भी चिल्ड एथेनॉल ऐड करते हैं तो स्पूलिंग मेथड से प्रेसिपिटेटेड डीएनए को निकाला जाता है। तो चिल्ड एथेनॉल जब ऐड करते हैं प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए में, तो फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है डीएनए और उसी को हम स्पूलिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं। यहाँ पे जब प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन करते हैं तो अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि अगर फंजाई की सेल से, आंसर फिलहाल यहाँ पे हो गया फर्स्ट, बट एक इंफॉर्मेशन अलग से भी है कि जब भी आइसोलेशन प्रोसेस पढ़ते हैं हम, अगर फंजाई की सेल से डीएनए निकालना है तो काइटिनेज एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल खूब पूछा जाता है। और अगर बैक्टीरिया की सेल है तो उसके लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लांट की सेल है तो सेलुलेज इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके उसी पेज पे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, सेलुलेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल भी खूब पूछा गया है मैचिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 29, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं RFLP। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो पीसीआर और RFLP का यूज कहाँ किया गया है? तो आर द मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ एंजाइम्स, जी नहीं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। तो सर डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। जो डीएनए पॉलीमरेज हो रहा है, जो कहने का मतलब क्या, पहले पढ़ लेते हैं। जो पीसीआर है इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है, इसका अपना नाम है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। और इसके बारे में खास बात आपको बता दें, ये थर्मोस्टेबल होता है। क्या होता है? थर्मोस्टेबल होता है, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। अब चूंकि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए हाई टेम्परेचर तक कम कर सकता है। और मिलता कहां से? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। कहां से मिलेगा? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। तो व्हिच वन इज ट्रू, आइए पढ़ते हैं। इट यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल, जी नहीं। सर्व एज सेलेक्टिव मार्कर, जी नहीं। आइसोलेट फ्रॉम वायरस, नहीं सर। आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरिया, कल को इसी को सही करके बदल दें। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, तो सर ये बिल्कुल सही बात है, इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। कल को वो क्या करें? रिमेन्स इनएक्टिव कर दें और यहां वायरस के बजाय बैक्टीरिया लिख दें, तो फिर ये वाला सेंटेंस ही हो जाएगा। तो समझना ये है कि वो कोई भी सवाल बदल सकते हैं। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको करके भी दिखा दिया कि चेंज करने पे भी सवाल हो सकता है वही रखें, ऑप्शन बदल दें। तो इसलिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये तो थे आपके 30 सवाल, और आपके 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फोर्थ, डी। आपका टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए आज के, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे ऑप्शंस पे काम करने की कोशिश करिएगा। सारे ऑप्शंस अगर आप चेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करिए। कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में है जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो मेरा मोबाइल नंबर लिंक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कंफ्यूजन के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। हम हर समय आपके साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू सो मच।